मेरा इंट्रोडक्शन है, मैं नीलम सिंह नागपाल। आई एम नेचुरोपैथ एंड आई एम डूइंग माई प्रैक्टिस सिंस 20 years इन इंदौर। मेरा ये वेबिनार रखना जो कि 5 और 6 सितंबर को रखा गया था, उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि मैंने इस कोरोना टाइम में जो खुद अपने लिए हासिल किया, मैं चाहती थी मैं सभी दोस्तों के लिए वो चीज़ लेकर आऊँ कि अगर हम अपने माइंड सेट से इतने स्ट्रांग हो जाएं तो हम अपनी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं। मुझे एक टाइम पे डॉक्टर्स ने कह दिया था, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था कि आप बेड कभी नहीं छोड़ पाएंगी क्योंकि आपको स्लिप डिस्क हो चुका है, आपको साइटिका है। एंड एक टाइम पे इतने ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था कि शायद आप 6 मंथ्स इतनी डिप्रेशन के कारण कि 6 मंथ्स आप या तो ऑन मेडिसिन कम्प्लीटली रहेंगी या बेड पे रहेंगी, या हो सकता है कि पागल हो जाएं। इस हद तक भी था कि नहीं, आप इतना स्ट्रेस ले रही हैं। और मेरी बीमारी धीरे 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 उस स्ट्रेस के कारण इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं यही सोचती थी कि मैं वापस कैसे करूं, जबकि मैं खुद नेचुरोपैथ थी। बट मैं दूसरों का ट्रीटमेंट ले रही थी, मेरा स्टाफ मेरी हेल्प करता था, बट मुझे खुद अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं कभी 9 बजे, कभी 8 बजे सुबह निकलती थी, रात के 9-10 बजे घर पहुंचती थी। सभी का ट्रीटमेंट करते करते मैं इतनी थक जाती थी कि मुझे मेरे लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था, और मेरा स्ट्रेस लेवल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था जस्ट बिकॉज कि मेरे बॉडी में वो पेन है। और वही स्ट्रेस लेवल ने मुझे एक नई बीमारी दी। ये बीमारी कुदरती एक्सीडेंट की वजह से मिली, पर दूसरी बीमारी मैंने खुद अपने स्ट्रेस से ली, जो कि आरए है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। वो उसका ट्रीटमेंट करवाने जब उसके बारे में या उसके टेस्ट हुए, उसका ट्रीटमेंट किया गया, तो डॉक्टर ने मुझे फिर कुछ नई दवाइयाँ दे दी कि आपको ये खाना है। ठीक है, मैं एलोपैथी मुझे सूट नहीं करता, मैं नहीं खाती, मैं अपना ट्रीटमेंट खुद कर लेती हूँ। बट आरए का सुन के, स्लिप डिस्क और साइटिका का मैं एक्सरसाइज और उन सब मेंटेन रखती रही किसी तरह। बट आरए का सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा स्ट्रेस लेवल और बढ़ गया कि इतना सब करने के बाद भी मुझे आरए कैसे हो सकता है। मैंने डॉक्टर से भी सबसे पहले बोला था कि मैं इतनी एक्सरसाइज रखती हूँ, वॉकिंग रखती हूँ, डाइट्स पे भी ध्यान रखती हूँ, फिर भी मुझे आरए किया। तो उन्होंने बहुत ईजिली कह दिया कि शायद ये सब कर रहे हैं तो आप अभी तक बचे हुए थे, बट यस आपको सिम्टम्स हैं आरए के। बट आई एम टू लकी। आप लोगों को लगेगा कि कोरोना को लकी कह रहे हैं, हाँ, बट ऑब्वियसली माय किड्स ऑलवेज यूज्ड टू से कि मम्मा आप कोरोना में इतने खुश कैसे रहते हैं। तो मेरा खुशी का सिर्फ एक ही कारण था कि मुझे वो टाइम मिल पाया जो शायद मैं 20 सालों से अपने लिए ढूंढ रही थी, कि कुछ एक सेल्फ केयर जिसे आप कह सकते हैं, सेल्फ केयर का टाइम मिल पाया। और मैंने अपने आप को उस माइंडसेट को चेंज किया कि नहीं, आई कैन हील, बिकॉज एलोपैथी मुझे कभी सूट नहीं करता, और एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट्स भी मुझे पता है कि वो किस तरह से होता है। वो धीरे धीरे मैंने इतने स्ट्रांगली किया, जहाँ लोग कोरोना टाइम में 9-10 बजे उठ रहे थे, मैंने उस टाइम को कभी रात के 3 बजे उठ के, रात ही कहेंगे, बाकी लोगों के लिए आधी रात होती है, या किड्स आजकल की जनरेशन को ले लीजिए जो कि 3-4 बजे सोते हैं, मैं उस 3-4 बजे उठती थी और अपने आप को पूरा टाइम देती थी जब तक कि मेरी फैमिली उठे, उससे पहले मैं अपने आप को टाइम देती थी। और मैं यही सभी से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ यूज़ दिस टाइम, जो घर से काम कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम है, जो ऑफिस अभी नहीं जा पा रहे हैं, या हाउस वाइफ्स हैं, उन लेडीज़ लोगों के लिए जो सोच रही हैं कि नहीं हम तो क्या करेंगे, एज हो गई, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बट ऑब्वियसली अगर आप अपने माइंड सेट में ये ले आएंगे कि मैं कर सकते हूँ, क्योंकि हमारे खुद के बॉडी में इतनी हीलिंग पावर होती है कि हम कोई भी बीमारी खुद ठीक कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के। और मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो मैं आपको आगे आने वाले वेबिनार के पार्ट्स में या इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ है। इस वेबिनार में है, मेरे वेबिनार का नाम है सोल एंड बॉडी हीलिंग, जिसमें नेचुरोपैथी में एक पार्ट योगा और मेडिटेशन का रहता है, और हम उस मेडिटेशन में जो है मेडिटेशन कैसे करते हैं, या वो हमारे माइंडसेट और बॉडी हेल्थ से कैसे रिलेटेड है, उस सब चीज़ के बारे में आपको बताने वाली हूँ।
ये फैमिली इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुकी हूँ। ये मेरे हस्बैंड हैं और 2 प्यारी सी लविंग डॉटर्स हैं, जो मुझे इस वेबिनार में मेरी बहुत हेल्प करी थी, और मेरे भाई ने भी मुझे बहुत हेल्प करी थी, और कुछ इनके मेरी डॉटर्स के फ्रेंड्स लोगों ने, उन सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये मेरे टॉपिक्स हैं वेबिनार के, जिसमें मैं आपको नेचुरोपैथी क्या होता है वो बताने वाली हूँ, और वो वर्क कैसे करता है उसके बारे में बताने वाली हूँ। साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, क्या जो हमें हार्म पहुंचाती, जो हम मेडिसिन खाते हैं डे टू डे लाइफ में बिना जाने कि क्या हमारे अंदर नुकसान कर रहा है, क्या वो हमें ठीक कर रहा है या और बीमार कर रहा है, या हमारी बीमारी का लेवल को बढ़ाता जा रहा है, वो आपको बताने वाली हूँ। इम्पॉर्टेंस बताने वाली हूँ मॉर्निंग और इवनिंग मेडिटेशन के, और कनेक्शन बिटवीन मेडिटेशन और डाइट, कि हम अगर मेडिटेशन करते हैं या योगा करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, और हम डाइट लेते हैं, तो वो हमारे माइंड सेट में, या हमारे, जो मैंने अपने वेबिनार का नाम रखा है सोल हीलिंग, वो किस तरह से हमारी आत्मा मीन्स सोल को भी हील करता है। हम बहुत सारे पेन से या बहुत सारे माइंड ब्लॉकेजेस से किस तरह से बाहर आ सकते हैं। और मैं वेबिनार में आपको कुछ डाइट प्लान्स या रेसिपीज का भी करने वाली हूँ। जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें भी मैं आपको धीरे धीरे जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे आप आगे पूछते जा सकते हैं। ये नेचुरोपैथी का मेन कंटेंट है। नेचुरोपैथी 5 कंटेंट्स पे डिपेंडेंट है। एक है एयर, स्पेस, और एक है फायर एंड अर्थ, वाटर, जिसको आप डिटेल में देख सकते हैं कि एयर और स्पेस जो है वो वात प्रवृत्ति में आता है, फायर जो है वो पित्त प्रवृत्ति में आता है, एंड अर्थ एंड वाटर इज ए कफ कंटेंट। तो ये मैं आपको बता सकती हूँ। एयर जो है, स्पेस जो है, स्पेस एलिमेंट है आकाश एलिमेंट। आकाश मीन्स समथिंग रिलेटेड टू आपके क्लाउड से रिलेटेड रहेगा। मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिफाइन होता है, जो कि नेचुरोपैथी में हम उसको ट्रीटमेंट जब लेते हैं तो ये 5 एलिमेंट्स कैसे वर्क करते हैं, और नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट किस तरह से इन 5 तत्वों से किया जाता है। नेचुरोपैथी रूट कॉज पे जाता है, वो कहीं पर भी मेडिसिन से हम नहीं देते हैं। उसमें इन्हीं 5 तत्वों को जो मैं आपको बता रही हूँ, स्पेस है, एयर है, एयर मीन्स वायु, वायु रिलेटेड मीन्स जिन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक है वो वायु मीन्स एयर से रिलेटेड है, चंचल टाइप का उनका रहेगा। फायर एंड अग्नि एलिमेंट रहता है, उससे ट्रीटमेंट किया जाता है, और ये उन लोगों के लिए मेन रहता है जिनका नेचर बहुत ही एग्रेसिव रहता है, या फायर सन उस पे बेस्ड रहता है। वाटर, जो हम वाटर कंटेंट्स के खाना खाते हैं, उसमें वाटर कंटेंट्स कितना है, क्योंकि हमारी बॉडी वाटर कंटेंट ज़्यादा है, हमारी बॉडी जो बनी हुई है वो पानी से ज़्यादा बनी है, ये हम सभी जानते हैं। और जल प्रवृत्ति के जो लोग हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे मैं जल का खाना और प्रवृत्ति दोनों की बात कर रही हूँ, किस तरह से रिलेटेड है वो मैं आपको आगे वेबिनार में लेती हूँ। ये 5th एलिमेंट है अर्थ, भूमि एलिमेंट। इससे हम, जैसे सॉइल रहता है उससे भी ट्रीटमेंट लेते हैं। अलग अलग तरह के सॉइल बनाए जाते हैं नेचुरोपैथी में, और उनसे कैसे हम ट्रीटमेंट देते हैं। वो सॉइल बनाने का प्रोसेस करीब करीब 1 महीने का रहता है, उसे ज़्यादातर हम सर्दियों में ही बनाते हैं, और उसका थोड़ा मेहनत का रहता है। वो ऑयल जब सॉइल जब प्रिपेयर हो जाता है फिर उससे हमारा ट्रीटमेंट रहता है। जो मैंने आपको फर्स्ट बताया था हाथ का कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। ये एयर एंड स्पेस, ये वात कैरेक्टरिस्टिक है, और आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं प्लीज। अर्थ और वाटर जो है कफ कैरेक्टरिस्टिक है, एंड पिट कैरेक्टरिस्टिक फायर होता है। अब मैं जो आपको स्लाइड्स बता रही हूँ इस सब से आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। वात कैरेक्टरिस्टिक के जो लोग होते हैं वो लीन बॉडी फ्रेम रहते हैं। आपने कईयों से सुना होगा कि वो कितना भी कोशिश कर ले मोटे नहीं होते, उनका वेट नहीं बढ़ता है। वो बात कैरेक्टरिस्टिक्स में ज़्यादातर आते हैं। दे आर वेरी एक्टिव, उनकी स्लीप जो है वो कम रहती है। दे आर इजली एजिटेटेड, उनकी पुअर एपिटाइट रहता है, डाइजेशन इशू हमेशा रहते हैं। दे आर इनटॉलरेंट टू कोल्ड एंड फिकल बाय नेचर, मीन्स बैलेंस नहीं रहता, कभी ये कभी वो, उनका कुछ भी फर्म डिसीजन नहीं ले पाते। दे आर वेरी अनस्टेडी इन मेकिंग डिसीजन।
और वात एलिमेंट्स के जो लोग रहते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम रहती है वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। उनकी बॉडी में हमेशा आप देखेंगे एक ड्राइनेस बनी रहती है, उनको गैस प्रॉब्लम रहेगी, ब्लोटिंग हमेशा रहेगी, स्टोन्स की प्रॉब्लम रहती है, इनडाइजेशन हमेशा बना रहता है, बॉडी पेन रहेगा, और उनमें एक फियर, एंग्जाइटी और डिप्रेशन आप हमेशा देख सकते हैं। उनमें जब भी वो कुछ बात करेंगे उनमें आपको एक डर दिखाई देगा, एक एंग्जाइटी दिखाई देगी, हाय राम ये क्या, अब क्या होने वाला है। मीन्स दे आर नॉट वेरी फर्म सॉर्ट ऑफ, उनको हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है उनकी लाइफ में कि अब क्या, आगे क्या। एक चीज फुलफिल होती है तो दूसरे की तरफ की अब इसके बाद क्या। सेकेंड रहता है पिथ कैरेक्टरिस्टिक के लोग, दे आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड और उनका बॉडी फ्रेम मीडियम साइज में रहता है, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले। दे आर वेरी चेयरफुल, दे आर वेरी सोशल एंड क्विक डाइजेशन रहता है उनका। दे आर इंटॉलरेंट टू हंगर, ऑब्वियसली क्विक डाइजेशन है तो इंटॉलरेंट टू हंगर है, वो बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते। एंड दे आर इंटॉलरेंट टू हीट, और उन्हें हीट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। कईयों को देखा होगा आपने कि गर्मी में चक्कर आ रहे हैं या जलन हो रही है हाथ पैरों में और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बार बार पानी डाल रहे हैं। ये पिथ कैरेक्टरिस्टिक के लोगों की प्रॉब्लम रहती है। और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं, ब्लीडिंग गम्स, उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है, हेयर फॉल उन्हें ऑलमोस्ट पूरे साल रहता है। किसी को हेयर फॉल समर सीजन में रहेगा, किसी को विंटर में रहेगा, ज़्यादातर लोगों को रेनी सीजन में रहता है, पर पिथ कैरेक्टरिस्टिक के लोगों को लगातार हेयर फॉल बना रहता है। वो लोग भी डिप्रेशन में रहते हैं। स्किन प्रॉब्लम्स उनको रहती है, रैशेस की, फ्रस्ट्रेशन, एंगर बहुत ज़्यादा होता है उनमें, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और मैंने फर्स्ट बताया कि दे आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, और फ्रस्ट्रेशन भी उनमें बनी रहती है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ करते हैं। और एसिड रिफ्लेक्स, और ऑब्वियसली ये हम सभी जानते हैं कि हम जितना स्ट्रेस लेते हैं, जितना एंग्जाइटी रहता है, जितना फ्रस्ट्रेशन रहता है, उतना ही हमारे बॉडी में एसिड रिफ्लेक्स बनता है, और वही एसिड है जो हमें अंदर से मारता है। आप फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि एक बूंद एसिड अगर हम लेते हैं और एक पर्टिकुलर फ्लोर के एक पार्ट में हर बार हम एक बूंद डेली या दिन में 2 बार या 3 बार एक एसिड डाल रहे हैं, तो वो फर्श कितने दिन और कितने महीने या कितने सालों में वो फर्श में वहां पर एक गड्ढा हो जाता है। तो जब फर्श इतना स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पे एसिड जाने से वो फर्श की ये हालत हो जाती है, तो एज्यूम करिए कि हमारे बॉडी जिसमें लगातार स्ट्रेस लेवल से या एंग्जाइटी से या हमारे गलत खाने पीने से एसिड लगातार बना है, तो हमारे इंटेस्टाइन या हमारे स्टमक का क्या हाल होता होगा, और बाकी बॉडी पार्ट्स कितने जल्दी वीक होते हैं। तो हमें हमेशा एक अल्कलाइन फूड पे ही जाते हैं, नेचुरोपैथी है या आयुर्वेदिक है या एलोपैथी है, सभी हमें डाइट प्लान जब देते हैं या डाइटिशियंस हमें डाइट प्लान देते हैं तो वो ज़्यादातर अल्कलाइन फूड्स में जाते हैं। वो मैं आपको आगे वेबिनार में बताऊंगी कि अल्कलाइन और एसिडिक फूड्स क्या होते हैं। हाँ, काफ़ी लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं मालूम है कि अल्कलाइन और एसिडिक क्या होता है, तो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है जो कि कफ रिड कैरेक्टरिस्टिक का होता है, दे आर लाइक एलिफेंट सॉर्ट ऑफ। वो बहुत ही काम और कंपोज रहते हैं, दे कम्प्लेसेंट इन नेचर, फर्म जजमेंट्स रहता है, उनके शेकी नहीं रहता जजमेंट, फिकल नेचर नहीं रहता उनका। दे आर स्लो पेस्ड, दे हैव स्लो डाइजेशन, दे स्लीप्स डीपली, बहुत ही अच्छी नींद होती है, और पर उनका बॉडी फ्रेम बहुत हैवी रहता है, मीन्स दे बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं वो लोग, या बहुत जल्दी मोटापा उनकी टेंडेंसी रहती है कि थोड़ा भी कुछ खाते हैं जल्दी दे पुट ऑन द वेट। और इन लोगों की जो प्रॉब्लम्स जो आए दिन बनी रहती है वो है कफ, कोल्ड, साइनस और स्नीजिंग। किसी व्यक्ति को आप दे रहे हैं जिसको सारे साल भर सर्दी रहती है या साइनस की प्रॉब्लम आए दिन बनी रहती है, तो आप उसको दूसरे पहले से ही जज कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि हाँ ये कफ प्रवृत्ति के हैं। दे आर वेरी लेथार्जिक, बहुत ही मोटे रहते हैं, और लेथार्जिक मीन्स बहुत ही आलसी सॉर्ट ऑफ रहते हैं, ओबिसिटी इनमें बना रहता है, और इनका प्रोक्रेस्टिनेशन नेचर रहता है। प्रोक्रेस्टिनेशन नेचर का मतलब है कि हर चीज़ को डिले करना। शायद उनका बॉडी फ्रेम या आप कह सकते हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं इतनी रहती हैं कि उस वजह से वो लोग लेथार्जिक बने रहते हैं।
और उनका प्रोक्रेस्टिनेशन एक नेचर का पार्ट बन जाता है। वो हर चीज़ को आज की चीज़ को कल पे, कल की चीज़ को परसों पे, और कल करते करते उनकी हर चीज़ को डिले करने की उनकी आदत हो जाती है। हम सभी इस कोरोना टाइम में जितने भी पेशेंट्स मेरे पास आए वो ज़्यादातर एसिडिटी, गैस प्रॉब्लम, इनकी वजह से ही आए। और उसका मेन रीज़न सिर्फ एक था। मैंने सभी से सबसे पहले स्टॉप करवाया था उनका काढ़ा। मीन्स अगर आप काढ़ा ले रहे हैं बिना ये जाने कि आपको कोरोना है भी या नहीं, आपको फ्लू है भी या नहीं, तो ये हम अपनी बॉडी के साथ नुकसान कर रहे हैं। जब तक हमें कोई फ्लू नहीं है, जब तक हमारे अंदर कफ या स्नीजिंग की प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ काढ़ा प्रेफर मत करिए। ऐसे कई चीज़ें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सिर्फ अदरक या आप लौंग और काढ़ा में हम जो भी डाल रहे हैं तुलसी, इन सभी से नहीं इम्यूनिटी केवल बढ़ेगी। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, तो काढ़ा नुकसान करेगा। मेरे पास रिसेंट एक केस आया था जिनको बहुत ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, जिनकी वजह से उनको अराउंड 1 मंथ लगातार उनके एंटीबायोटिक्स चली। उनको ऑलरेडी बीपी है और डायबिटीज़ है, और वो इतने ज़्यादा कोरोना में टेंशन में रहे कि वो लगातार दिन में 2-2 बार काढ़ा पी रहे थे, जबकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक में उन्हें नहीं पीना था। अब ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब था जो वात और पित्त है। अगर आपने नोट डाउन किया होगा और आपको अपना काफ़ी हद तक पता चल गया होगा कि आप किस कैरेक्टरिस्टिक को बिलोंग करते हैं। तो जो वात और पित्त कैरेक्टरिस्टिक के लोग हैं, अगर वो काढ़ा पीते हैं तो उनसे उनकी इम्यूनिटी बढ़ने की बजाय घटने वाली है। कफ कैरेक्टरिस्टिक के लोगों के लिए काढ़ा बहुत ही अच्छा है, बट वो ग्लास भर के प्लीज ना पिए। उनके लिए अच्छा होने के बाद भी आप 1 कप काढ़ा पी सकते हैं। सुबह आप अर्ली मॉर्निंग काढ़ा ले लीजिए, क्योंकि आपको कफ कैरेक्टरिस्टिक है। कफा कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि आपको ऑलरेडी आपके बॉडी में कफ है तो हमें उसे निकालने के लिए काढ़ा पीना है। पर वात और पित्त वालों को ऑलरेडी बहुत एसिड है बॉडी में, और आप गर्म चीजें लेते हैं तो वो एसिड को बढ़ा देगा। बढ़ाने के कारण वो धीरे धीरे आपकी चीजों को डैमेज करेगा, आपके बॉडी पार्ट्स को डैमेज करेगा, और करने के कारण आपको दूसरे इन्फेक्शंस होंगे। जिनको फ्लू है ही नहीं, जिन्हें उन्हें काढ़ा की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है जो कि वात और पित्त कैरेक्टरिस्टिक के लोग कर सकते हैं। वो है कि आप एक कॉपर का जग या मटका आपके पास है, या कुछ भी कोई कॉपर की चीज है, आप उसमें 3-4 पत्तियां तुलसी की डाल दीजिए। उन पत्तियों से अगर उन पत्तियों का पानी आप पीते हैं इंस्टेड ऑफ दैट प्यूरिफाई, जो कि प्लास्टिक का है, अभी बोला जाता है कि हमें प्लास्टिक की बॉटल में पानी मत रखिए, कांच की रखिए, या तो हमारा प्यूरिफाई भी तो प्लास्टिक का है, और उस प्लास्टिक के में पानी रखकर हम उसे लगातार वहीं से पी रहे हैं। तो हमेशा प्रेफर करिए कि हम एक मिट्टी का मटका ले लें या कॉपर का मटका ले लें, जिसमें हम तुलसी की पत्तियां डाल दें, और उस पानी को अगर पूरी फैमिली पीती है तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। क्योंकि तुलसी अपने आप में जो कैरी करती है, जैसे हमने माँ का दर्जा दिया है, वो मरकरी है। वो मरकरी अपने आप में ही हमें काफ़ी फ्लू और वायरल से बचाती है। इस कोरोना में आपको वायरल तक भी नहीं होगा अगर आपने अपने पानी में तुलसी डाल दी। तो प्लीज़ वात और पित्त कैरेक्टरिस्टिक के लोगों ने जिन्होंने भी नोट डाउन किया और उन्हें लगता है कि उन्हें वात और पित्त कैरेक्टरिस्टिक में वो बिलोंग करते हैं, तो वो प्लीज़ काढ़ा ना पिए, ना ही अपने फैमिली मेम्बर्स को भी समझाएं अगर उनके फैमिली में कोई कफ कैरेक्टरिस्टिक में आता है। बिकॉज ये सभी आप अपने को फैमिली में मेम्बर्स में अपन जज कर सकते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स किस कैरेक्टरिस्टिक को बिलोंग करते हैं। अगर वो कफ कैरेक्टरिस्टिक के हैं तो वो बाकायदा सुबह शाम 1-1 कप काढ़ा पी सकते हैं। शाम को भी आप प्रेफर मत करिए। अगर आप तीनों कैरेक्टरिस्टिक में हम बोलते हैं, अगर आप दूध की चाय पी रहे हैं तो आप उसको एसिड को और बढ़ा रहे हैं या गैस प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहे हैं, और साथ में आप काढ़ा भी पी रहे हैं। वात और पित्त वालों के लिए खासकर मैं कहूँगी कि आप दूध की चाय भी पी रहे हैं, कॉफ़ी भी पी रहे हैं, और काढ़ा भी पी रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अपने शरीर पे थोड़ा सा रहम करिए, क्योंकि बेचारा शरीर है।
अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि अगर आप एक फ्लोर पे लगातार एसिड डालते हैं तो उसका क्या हाल होता है, तो हमारा शरीर तो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही सॉफ्ट है, और उसके साथ आप इतना अत्याचार मत करिए। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे जो शरीर में है आर्टरीज या ब्लड वेसल्स, वो सब कितनी है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो हम शायद सोच भी नहीं पाएंगे कि वो कितनी सारी हैं, और हमें एक मिरेकल सा लगेगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि कितना ज़्यादा हमारा बॉडी कॉम्प्लिकेटेड है, और हम उस कॉम्प्लिकेटेड बॉडी के साथ कितना खेल रहे हैं, और फिर हम इल्ज़ाम देते हैं कि कैंसर बढ़ रहा है या डायबिटीज़ बढ़ रही है, या कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं, कहाँ से कोरोना आ गया, कहाँ से क्या आ गया। कोरोना ने प्रूफ किया कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी उन्हें कोरोना नहीं हरा पाया, कोरोना ने उनको ही मारा जिनकी इम्यूनिटी खराब थी। हम जितने भी मजदूर लोग थे, या जितने भी लोग जो कि सिर्फ बहुत ही कम खाना बट हेल्दी खाना, उन लोगों ने कभी पिज़्ज़ा बर्गर और इस तरह की चीज, पास्ता उन्हें नहीं पता है और उन्होंने नहीं खाया, तो उन लोग को कोरोना कुछ भी नहीं कर पाया। वो असिम्प्टोमेटिक चीज होके भी शायद चली गई और उन लोग को पता भी नहीं चला, उनके लिए एक फ्लू था वो। तो ये चीज हमें साफ साफ दर्शा रही है कि जिनका डाइट प्लान अच्छा रहता है, या जो डाइट प्लान नहीं भी, तो जिनका सात्विक खाना है, सिंपल खाना है, वो अपने आप में ही उस, हर कोई, इनफैक्ट सिर्फ कोरोना नहीं कहेंगे अपन, हर कोई फ्लू से या हर बीमारी से बच सकते हैं। कितने गरीब घरों में या मजदूर घरों में हमने कैंसर देखा है, या कितने गरीब और मजदूर घरों में हमने डायबिटीज देखी है। नहीं होती उनको डायबिटीज, उनको स्ट्रेस भी रहता है, उनके पास पैसे नहीं होते पर उनको डायबिटीज नहीं होती, बिकॉज उनकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि उनको ये सब हो ही नहीं सकता। हम सब ऐसी चीजें खाते हैं तो हम लोग उन बीमारियों से अपने आप को झेल रहे हैं। अभी जैसे मैंने बताया, आप गेस करिए कि हमारे बॉडी में कितनी ब्लड वेसल्स और आर्टरीज हैं, तो इतनी है कि हम इस पूरी दुनिया का चक्कर 2.5 टाइम्स लगा सकते हैं। एक बहुत ही आश्चर्य वाली चीज है, बट यस, हमारे अंदर इतनी ब्लड वेसल, आर्टरीज और नर्व्स हैं कि हम इस पूरी दुनिया को अगर उनको मिला दिया जाए तो हम इस पूरी दुनिया का चक्कर 2.5 बार लगा सकते हैं। और एक हार्ट बीट होती है तो हमारा जो ब्लड है वो पूरे 2.5 बार इस दुनिया का चक्कर लगाता है। आप सोचिए कि वो उस हार्ट बीट पे जब हम ब्लॉकेजेस डालते हैं, धीरे 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 जब हम उसको ब्लॉक करते जाते हैं अपने बैड हैबिट से या बैड फूड डाइट से या खराब खाने से, तो आप सोच सकते हैं कि वो क्यों नहीं हार्ट अटैक या किसी और चीज़ में प्रॉब्लम करेगा। ये जो स्लाइड है ये टाइप्स ऑफ सेल्फ केयर की है, जिसमें हम अपने खुद का किस तरह से सेल्फ केयर कर सकते हैं। फिजिकली हम किस तरह से कर सकते हैं, हम अच्छी तरह से सो सकते हैं बिना टेंशन के, बिना किसी स्लीपिंग पिल्स के। और स्लीप का सबसे अच्छा है, जिनको बहुत स्ट्रेस लेवल रहता है या एंग्जाइटी रहती है या बहुत छोटी छोटी बातों पे सोचते हैं, वो बिना स्लीपिंग पिल्स के सोने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेडिटेशन करिए। बिकॉज ये मैं खुद बता रही हूँ, मेडिटेशन से आपकी अराउंड 80% बीमारी ही चली जाएगी बिना किसी दवाई के। आपको कोई भी दवाई की या कोई भी पैथी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट। मेडिटेशन हमारे एक मेंटल जिमिंग कह दीजिए, आप बॉडी के लिए जिम जाते हैं, पर मेडिटेशन करने से आप अपने दिमाग का जिमिंग करते हैं। जिमिंग मीन्स आप अपने दिमाग की एक्सरसाइज करते हैं। ये प्लीज़ बहुत ही मिथ्स हैं। मैंने जब ये वेबिनार रखा था उसमें जब मैंने मेडिटेशन वर्ड ऐड किया था, कुछ लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था, ये फेक है, किसी ने, एक ने फेक भी वर्ड यूज़ किया, किसी ने कहा कि तुम साध्वी बन रही हो, और क्या बोलते, तुम ये हिमालय पे जाने की सोच रही हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अपने आप को हील करना था, मेंटली और फिजिकली। और मैंने मेडिटेशन सीखा हुआ था काफ़ी पहले, बचपन से क्या कॉलेज टाइम में आप कह सकते हैं, बट मैं कर नहीं पाई थी। जब मैंने मेडिटेशन फर्स्ट टाइम किया था तब मैं बहुत ज़्यादा रोई थी और मुझे चक्कर तक आ गए थे। बट यस, ये एक फेज में होता है जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, तो ये एक फेज आता है जब आप बहुत रोते हैं, और दैट इज़ फॉरगिवनेस वाले फेज में तो बहुत ज़्यादा आता है, जब आपको
बचपन से हर चीज़ याद आती है और उन सबको माफ़ करना होता है जिन्होंने आपको कहीं आपको लगता है कि आपकी पेन की वजह है, और उन सबको माफ़ करने के लिए बहुत ताकत लगती है। बट यस, हम उस ताकत से अपने आप को बाहर ला सकते हैं। और जब हम उस ब्लॉकेज से या धीरे धीरे वो सारे दिमाग में जो हमारे बचपन से हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं, जैसे हम बाहर लाते हैं, तो हमारा जो फ्री है, जो जिस तरह से हमारी बॉडी फील करती है, वे लिटरली फील लाइक कि हम उड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम हवा में हैं। और यकीन जानिए उस मेडिटेशन के उस पार्ट तक आते आते मतलब मज़ा आ जाता है। ऐसा लगता है कि आप बिना किसी पार्टी के पार्टी कर रहे हैं, बिना किसी अल्कोहल के आप नशे में हैं। और मेडिटेशन का नशा ऐसा ही है। आप जो भी अच्छे मेडिटेटर्स हैं, या आप देखिए जिनको ये नशा आ जाता है, वो फिर उसके किए बिना नहीं रह सकते। और ये मैं भी इसकी एक एग्जाम्पल हूँ कि मैं मेडिटेशन किसी दिन नहीं कर पाऊँ तो मुझे बेचैनी होती है, बट वो चांस ही नहीं है। मैं अपने आप को, क्योंकि मैंने जो पाया मेडिटेशन से और अपने हेल्थ को रिवर्स करके, वो उसका एक बहुत बड़ा पार्ट मेडिटेशन है। और मेडिटेशन जो कहते हैं ना, मेंटल हाइजीन है एक तरह का। आप जिस तरह से अपने बॉडी में साबुन लगा रहे हैं या बालों को शैम्पू कर रहे हैं, तो आप अपने दिमाग के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि हर बीमारी एक ना एक रीज़न है, वहाँ कहीं स्ट्रेस है। आप कैंसर ले लीजिए, आप डायबिटीज़ ले लीजिए, आप हार्ट अटैक ले लीजिए, आप बीपी ले लीजिए, हर चीज़ की एक रीज़न स्ट्रेस है। हमारे इंडिया में जो रेशियो है, इंडिया में नहीं बाकायदा वर्ल्ड में देखेंगे, 95 98 78 75% लोग जो जा रहे हैं, अप्रॉक्स आप 80% कह सकते हैं, 80% लोग जो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उनका एक मेन रीज़न है स्ट्रेस लेवल। और स्ट्रेस लेवल ही है जो हमारे कैंसर को बढ़ा रहा है। हमें जिस व्यक्ति ने कैंसर को हराया है, वो वही व्यक्ति है जिसने अपने ठाना है कि मैं कैंसर को हरा सकता हूँ। जिसने ठाना है कि मैं डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकता हूँ, वही कर सकता है। और ठानने के लिए हमारे अपने माइंडसेट को चेंज करना है। हमारे स्ट्रेस लेवल एक टाइम पे ज़रूर आता है, नो डाउट। जब मुझे आर्य हुआ, मुझे करीब करीब 1 महीना लगा वहाँ से बाहर आने में कि मैं अब आर्य को ठीक करने के लिए क्या करूँ। और एक टाइम पे लगा यार इस एज में पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। बट शायद मुझे लगता है कि एक जादू सा हुआ। और कभी सोचा नहीं था कि कोरोना जैसी कोई चीज़ आएगी, लॉकडाउन होगा, जहाँ हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना कि अगर मैंने अपना काम बंद किया तो कोई और चला रहा है, या कोई मेरे उसको कंपटीशन में मेरी चीज़ को जगह से मुझे हटा देगा और फिर मैं दोबारा स्टार्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। सब कुछ इतना कुदरती हुआ, ऐसा लगा जैसे कुदरत ने एक चांस दिया मुझे कि गो एंड लिव योर लाइफ लाइक। और वही चीज़ मैं आप लोगों तक शेयर करने के लिए ये वेबिनार रखे थे 2 दिन के, जिसका मैं अब आप लोगों के लिए एक बना रही हूँ रिकॉर्डिंग। फिजिकल में आप दे सकते हैं, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, मीन्स आप एक्सरसाइज ले सकते हैं, आप वॉकिंग ले सकते हैं, आप फिजिकल रिलीज मीन्स अपने पेन से अपने आप को रिलीज कर सकते हैं, हेल्दी फूड ले सकते हैं, योगा और रेस्ट इज मस्ट। बट हाँ, ये मिथ है कि 7-8 घंटे नहीं सोएंगे तो आपको प्रॉब्लम रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है एंड इफ़ यू रिड्यूस योर स्लीप फॉर 1 आवर, कि मैं 8 घंटे सोता हूँ, अगर आपने उसको 7 घंटे किया या 6.5 घंटे किया, और अपने आप को आपने मेडिटेशन या एक्सरसाइज में सुबह के 1 घंटे 1.5 घंटे अपने आप को दिया, तो यकीन जानिए कि आप ज़्यादा रिकवर करेंगे, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और आपको उतनी स्लीप की ज़रूरत नहीं होगी। बड़े बड़े साधु ऋषि मुनि, या आप अपने वेदों में चले जाइए, गीता में चले जाइए, आप देखेंगे कि वो 3-4 घंटे 5 घंटे मैक्सिमम में फुल डे की थकान उनकी उतर जाती थी, बिकॉज दे यूज टू डू मेडिटेशन रेगुलरली। वो घंटों घंटों मेडिटेशन करते थे और वो पूरी थकान तो क्या, तभी उनका डिसीजन पावर या फोकस इतना ज़्यादा होता था। क्यों हमारे सारे भगवान आए, या जिन्होंने भी है, वो मेडिटेशन से उनको कहते हैं दिव्य दृष्टि आती है। ये बिल्कुल सही है। अगर आप उस लेवल पे चले जाते हैं, वो एनर्जी आप कंज्यूम कर लेते हैं जो कि नेचर में है,
हमारे नेचर में एक पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है। हम जितनी पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में लेंगे, हमारी बॉडी के साथ साथ हमारी सोल भी उतने ही जल्दी हील करेगी। और जब सोल हील करती है, हम मानते हैं कि वी आर वेरी मच रिलेटेड टू गॉड। हम जितना अपने आप को, बॉडी को पेन से रिलीज करते हैं, जितना हमारे माइंड को हम रिलीज करते हैं, उतना ही ज्यादा हम सोल से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि उतना ही हम गॉड से कनेक्टेड होते हैं। ऑन दैट, इन दैट मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट। और वॉकिंग एक्सरसाइज आप 30 मिनट्स कर सकते हैं। अपने डाइट्स में थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप बहुत ही अच्छी लाइफ जी सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक मेरी फ्रेंड थी, उसने बहुत ही सिंपली कहा था कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, 60 की जगह 55 साल जी लेंगे, कम से कम दवाई लेकर हम जिंदा तो हैं, दर्द में तो नहीं है। तो प्लीज़, ये मिथ है, ये सोचना गलत है कि अगर हम दवाई खा लेंगे तो दर्द में तो नहीं है। आप आज अगर आपको डॉक्टर हाफ मेडिसिन दे रहा है सोने के लिए, या स्ट्रेस से, या एंटी एंजाइटी पिल्स दे रहे हैं कि आपको एंजाइटी ना हो या डिप्रेशन ना हो, तो वो आपकी एक टाइम के बाद 1 टैबलेट हो जाएगी, और एक टाइम के बाद 1.5, और फिर 2 हो जाएगी, और धीरे धीरे वो आपके लीवर और किडनी को डैमेज करती जाएगी। हमारा लीवर एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, और वो बिल्कुल रिजेक्ट करता है कि ये मेडिसिन मेरे लिए नहीं बनी है। आप जैसे उस मेडिसिन के डोजेस बढ़ाते जाते हैं, लीवर वीक होता जाता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी तो 100 लोगों से लड़ने की है, और आप मेडिसिन डाल रहे हो 200 mg या 500 mg, तो वो सिर्फ 100 को ही फ्लश आउट करेगा, बाकी 200-300 को आपके ब्लड में डाल देगा। आपका ब्लड इम्प्योर हो रहा है, आपके ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, कभी हार्ट में हो रहे हैं, आपका लीवर वीक हो रहा है, आपका किडनी वीक हो रहा है, और धीरे धीरे लोग कोई डायलिसिस पे चले जाता है, किसी का लीवर डैमेज हो जाता है, उसको खाना पचना बंद हो जाता है, कहीं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ मेडिसिन से ही होती हैं। आपने देखा है 20-25 साल से आजकल लोग लेने लगे हैं। 5 साल के बच्चे को डायबिटीज हो गया, आप बताइए 5 साल का बच्चा क्या होता है? आपने क्या दिया अपनी जनरेशन को? आपने आगे आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं? आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? आप अपने नाती पोतों को क्या दे रहे हैं? सिर्फ बीमारी देख के जा रहे हैं, और वो भी सिर्फ अपनी जुबान के कारण। बिकॉज आपको पिज्जा खाने का शौक है, आपको बर्गर खाने का शौक है, या आप कह लीजिए कि समोसे खाने का शौक है। तो ऑब्वियसली मुझे भी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे समोसे पसंद नहीं या मुझे पिज्ज़ा पसंद नहीं, बट हर चीज़ लिमिट में आप खाइए। ऐसा नहीं कि मैं हफ्ते में सिर्फ एक ही बार समोसा खा रहा हूँ, या हफ्ते में एक ही बार पिज्ज़ा खा रहा हूँ। क्योंकि आप हफ्ते में एक बार समोसा खा रहे हैं, एक बार बर्गर खा रहे हैं, एक बार पिज्ज़ा खा रहे हैं, तो इट मीन्स आप डेली खा रहे हैं। हफ्ते में एक दिन एक चीटिंग डे बना लीजिए कि मैं ये मेरा चीटिंग डे है। अगर आपको लगता है कि थर्सडे को बहुत मन किया आपका और आपने उसको खा लिया, तो आप बाकी संडे को जो आप कभी बैठ रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं या कुछ और खा रहे हैं, तो आप उसको संडे को मत करिए। फिर आप थर्सडे को अगर आपने थोड़ा बहुत चीटिंग करी है, तो उसे कम्प्लीटली थर्सडे बना लीजिए, या आपने फ्राइडे को करी है तो उसे फ्राइडे बना लीजिए। तो और एक टाइम के बाद हमारी इच्छा भी नहीं होती है, क्योंकि हमारा माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो चुका होता है, हमारा डिसीजन मेकिंग पावर इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि हम डिसीजन ले चुके होते हैं कि अब हमें अपने आप को रिवर्स में लाना है, चाहे माइंड से, चाहे हमारे बॉडी से। हमें अब बीमारी को नहीं आने देना है, क्योंकि बीमारी तो हमारे दरवाजे पर हमेशा खड़ी है, वो नॉक करती रहती है डेली, कैन आई कम इन, कैन आई कम इन। बट हमें उसे बोलना है कि प्लीज़ बहन आप दूर रहो, अभी आज हमारे घर में मत आओ। और हमें हमेशा लगातार उसे बाहर से ही बाहर विदा करना है कि नहीं, प्लीज़ आप मेरे घर मत आइए, प्लीज़ आप मेरे घर मत आइए, क्योंकि हम सभी बहुत ही हेल्दी हैं। और जितना ये हम तभी कर सकते हैं जब हम अपना माइंडसेट और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। बहुत इजी है कुछ भी खा लेना, अचानक हमारा मन किया और हमने खा लिया, बहुत इजी है। मन को कभी मार कर देखिए, आप जिंदगी भर वो सब कुछ खा सकते हैं जो आप खाना चाहते हैं, क्योंकि आपने थोड़ा थोड़ा हर बार खाया। जो आपका मन कर रहा है आप खा सकते हैं, बट मन को मार कर ही ये पॉसिबल है।
अगर आपने आज मन मार लिया थोड़ा सा, तो बाद में आप जिंदगी भर वो चीज़ खाएंगे। अगर आज मन नहीं मारा, तो बाद में आप वो चीज़ के लिए हमेशा से मना कर दिए जाएंगे, चाहे वो कोई भी पैथी हो, एलोपैथी हो या नेचुरोपैथी हो या आयुर्वेदिक के पास चले जाइए, हर कोई आपको उस चीज़ के लिए हमेशा के लिए मन कर देगा। तो डिसीज़न आपके ऊपर है कि आप वो चीज़ को ज़िंदगी भर खाना चाहते हैं या आज इतना खाना चाहते हैं कि बाद में आप फिर उसके लिए आपको मना कर दिया जाए। सेकेंड जो है सेल्फ केयर में इसमें है इमोशनल है, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट है, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट। अगर आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं या वर्कआउट करते हैं, जिमिंग करते हैं, उससे भी स्ट्रेस लेवल कम होता है, बट वो एक टेम्परेरी फेस लगता है, क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं, कई बार हम एक्सरसाइज करते करते ही सोचने लगते हैं, और मेडिटेशन करते वक्त जब हम सोचते हैं तो एक फेस आता है जब हम वो सोचना बंद कर देते हैं। मेडिटेशन बिल्कुल भी मत सोचिए कि एक सिर्फ ध्यान लगाना होता है, नहीं। मेडिटेशन के बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं, कोई 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, बट वो प्रोसेस जब आप जाते हैं उसमें आप बहुत अच्छी हीलिंग करते हैं अपने आप को, और वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है। इमोशनली मेच्योरिटी लाना अपने आप में, येस वी हैव टू थिंक कि हमारी वांटिंग्स क्या हैं, हमारी इमेच्योर वांटिंग्स क्या हैं। आज हमारे पास अगर ऑल्टो 800 है, हमारा उससे काम चल रहा है, बट हमारे पास उतनी फंडिंग्स नहीं है, तो हम उसको वेगन आर में चले जाएंगे। जब वेगन आर आ जाएगी तो हम उसको मर्सिडीज़ की तरफ चले जाएंगे। तो हमारी इमेच्योर वांटिंग्स की कोई भी एंड नहीं होता है, तो हमें उसका एंड सीखना होता है, और वो वही चीज़ है कि जितना हम उसे जल्दी सीख लेंगे उतना ही हम हैप्पी रहेंगे, बिकॉज इमेच्योर वांटिंग की कहीं भी कोई भी एंड नहीं है। आज ये चाहिए तो कल ये चाहिए, आज ये चाहिए तो कल ये चाहिए, आज साइकिल है तो स्कूटर चाहिए, स्कूटर है तो बाइक चाहिए, बाइक है तो कार चाहिए, कार है तो फिर BMW चाहिए, BMW नहीं तो ऑडी चाहिए। और यही एक प्रोसेस है, एक साइकिल है कि बस चाहिए ही चाहिए, हमें देना कुछ नहीं है। अगर हमारे पास ऑल्टो आ जाती है तो हम ये नहीं सोचते कि काश हम किसी को एक साइकिल गिफ्ट करते हैं। ये बहुत कम लोगों में टेंडेंसी है कि हमें देने का, या आप कह सकते हैं कि हमारा हाथ इस तरह से कभी भी नहीं होता है। हमारा हाथ ज़्यादातर इसी तरह रहता है, हम भगवान से भी कि प्लीज़ गॉड हमें दे दो, और प्लीज़ भगवान हमें दे दो, हमारी फैमिली को अच्छा कर दो। हमने कब, कितने लोगों ने मांगा है कि गॉड इस पूरी दुनिया को अच्छा कर दो, या दुनिया से दर्द को हटा दो, या कौन है जो सुबह उठ के मांगता है कि भगवान प्लीज आज मेरी इंटेंशन है कि इस दुनिया से दर्द हट जाए। बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। खैर चलिए, फॉरगिवनेस मैंने आपको बताया, जो कि मेडिटेशन का एक पार्ट होता है, और वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है, पर बहुत ही ज़्यादा पेनफुल पार्ट भी रहता है। वो जो इस लेवल को पार कर लेता है, आप मान लीजिए कि वो दुनिया में हर चीज़ को पा सका, क्योंकि फॉरगिवनेस एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। और जिसने भी अपने हर पेन देने वालों को फॉरगिव कर दिया, तो आप मान लीजिए कि आपने कम्प्लीटली अपने बॉडी हीलिंग कर ली। और जो इस स्टेज को पार कर लेता है, आप मान लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा, वो एक पॉजिटिव एनर्जी अपने ले चुका है अपने अंदर, जिसे शायद आप कहेंगे कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना वाला प्रोसेस ही खत्म हो जाता है। वो एक कान में भी नहीं घुसने देता, उस एक कान से दूसरे कान के बीच में जो सिर है उसे खराब ही नहीं होने देता, क्योंकि हमेशा कहा जाता है एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, पर उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं दिमाग ज़रूर आता है, और वो हमारे अंदर एक ब्लॉकेज बन के रह जाता है। तो ये ये कमाल तो सिर्फ मेडिटेशन कर सकता है, और मैं तो बहुत सुखी हूँ ये चीज़ करके। कंपैशन एंड काइंडनेस, ऑब्वियसली हम जितने काइंड रहेंगे, जितने उतने ही हम ज़्यादा सुखी रहेंगे, और जितना हम प्यार बांटते हैं उतना प्यार मिलता है। ये और जितनी इज्जत देते हैं उतनी इज्जत मिलती है, और बहुत ही खूबसूरत पल होता है ये। तो करके देखिए, मज़ा आएगा। सोशल है, सोशल बाउंड्रीज अपनी बनाइए, और जो भी हम लोग आजकल फ़ोन पे रहते हैं या लगातार फ़ोन पे बने हुए हैं, हम लोगों ने अपने घर की जो सोशल बाउंड्रीज है उसको ब्रेक करके हमने बाहर फ़ोन में बाहर के लोगों पे हैप्पीनेस ढूंढने जा रहे हैं। तो प्लीज़ अपनों में अपनी खुशी ज़्यादा ढूंढिए, वो ज़्यादा अच्छी है, उनको ज़्यादा समझिए,
उन्हें ज़्यादा जानने की कोशिश करिए। हम अपने फ़ोन के चक्कर में कई बार अपने फैमिली मेम्बर्स को इग्नोर करते हैं, कई बार उन्हें दुखी कर देते हैं, बट उस तरफ से मत जाइए। ऑब्वियसली किसी के हस्बैंड बाहर हैं, किसी के बच्चे बाहर हैं, तो आप फ़ोन पे रहेंगे, बट वो एक फैमिली है। आपने अगर 2000 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट में डाल रखा है और वो आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आप सोचते हैं वो फ्रेंड्स हैं, तो फिर ये सोचने वाली बात है। तो लिटरली आप लोगों को मेडिटेशन की ज़रूरत है, बिकॉज उसमें से कोई भी नहीं आने वाला आपकी हेल्प के लिए। आपकी सपोर्ट सिस्टम आपका फैमिली ही मेन रहता है, तो उसी को हमें ध्यान देना है। पॉजिटिव सोशल मीडिया रखिए अपना। आप कुछ भी चीज़ फॉरवर्ड करना है बिना सोचे समझे और उसको नेगेटिविटी को बढ़ाने का प्लीज़ काम मत करिए। अपने फैमिली टाइम ज़रूर दीजिए। अगर कोई मुसीबत है अपने पेरेंट्स से बोलिए, बच्चे हैं तो पेरेंट्स से बोलिए, वाइफ है हस्बैंड से बोलिए, हस्बैंड है वाइफ से बोलिए, या आपका कुछ स्पाउस नहीं है या वाइफ नहीं है, हस्बैंड नहीं है, तो बच्चों से शेयर करिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड है उससे शेयर करिए, बट प्लीज़ कोई भी गलत कदम नहीं उठाइए। स्पिरिचुअल है, टाइम अपने आप को टाइम ज़रूर दीजिए, ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है। और ये एक तरह से कहते हैं कि ये एक मेडिटेशन पार्ट रहता है। जिस वक्त आप बैठ के अपने आप को टाइम देते हैं, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। मेडिटेशन में आपको बता चुकी हूँ, योगा है, कनेक्शन है, नेचर है, और जर्नलिज्म है, एंड सेक्रेट स्पेस है। मीन्स मंदिर, गुरुद्वारे, अगर आपको आदत है तो आप वहाँ जा सकते हैं, अगर किसी को अच्छा लगता है तो। ये 4 रीजंस जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जो कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा हैं, जो कि कैंसर है, हार्ट अटैक है, डायबिटीज़ है, एंड एट्रोजेनिक डेथ है। एट्रोजेनिक डेथ का मैं आपका टॉपिक डिटेल में कल लूँगी। ये मैंने आपको बताया कि मैं आपका 2 दिन के वेबिनार्स में क्या क्या है, तो ये यूट्यूब के हिसाब से मैं आपको कहूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कवर करेंगे कि एट्रोजेनिक डेथ क्या होती है। ये आपको बता चुके हैं कि ये 2 बॉडी टाइप्स हैं, जहाँ इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग हैबिट्स क्या है, ये आप देख सकते हैं। जो जो पर्सन है बहुत मोटा सा, ये बियर, अल्कोहल और पोटैटो चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर खाया हुआ है, और दूसरे ने कद्दू, लौकी, ग्रीन वेजिटेबल्स और हेल्दी फूड खा के या वेगन डाइट्स लेकर। हम आपको ये नहीं कह रहे कि हम आपको वेजिटेरियन बना रहे हैं, हम आपको ये कह रहे हैं कि ग्रेजुअली अपनी डाइट्स को चेंज करिए। मैं आपको मना कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बाकायदा अल्कोहल लेने वाले को भी मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं पिज़्ज़ा खाने वाले को भी मना नहीं कर रही हूँ, बर्गर खाने वाले को। मैं सिर्फ इतना कर रही हूँ कि आप अब ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने डाइट्स पे थोड़ा ध्यान देते हुए अपने आप को चेंज करिए, बिकॉज एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। और ये मैंने आपको नेचुरोपैथी का बताया कि हम नेचुरोपैथी में रूट कॉज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, हम किसी मेडिसिन पे नहीं जा रहे। जो हमारे 5 एलिमेंट्स मैंने आपको पहले बताए थे, उन्हीं 5 एलिमेंट्स से हम ट्रीटमेंट करते हैं। और कैसे करते हैं वो धीरे धीरे मैं आगे आने वाले अपने वीडियोस में बताऊंगी, कि हर एक बीमारी को उठाएंगे। हम कभी डायबिटीज़ लेंगे, कभी हम हाइपरटेंशन लेंगे, कभी हम कैंसर लेंगे, और उसको नेचुरोपैथी में ऑब्वियसली कैंसर नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट्स में नहीं आएगा, जिसको हो जाता है उसके लिए। बट नेचुरोपैथी में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके हेरिडिटी में है कोई चीज़ जिसको आपको लगता है कि वो सेल्स आपके बॉडी में है, तो आप उसको सप्रेस करके रख सकते हैं। और अगर आपने अपने जनरेशन तक सप्रेस कर दिया, तो चांसेस आगे आने वाले जनरेशन में अपने आप रिड्यूस हो जाते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथीज होती हैं। एलोपैथी है जिसमें मेडिसिन दिया जाता है, आयुर्वेदिक है जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन रहती हैं, और ये वात, पित्त एंड कफ कैरेक्टरिस्टिक्स के जो प्राकृतिक के लोग होते हैं उन पे ये बेस्ड रहती है। होम्योपैथी में भी वाइट कोले रहती है। बाकी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में नेचुरोपैथी आती है, जिसमें यूनानी, सिद्धा भी आती है, थेरेपीज़ आती है। नेचुरोपैथी में ज़्यादातर थेरेपीज़ भी दी जाती हैं और आयुर्वेदिक की चीज़ें भी ली जाती हैं। नेचुरोपैथी 2-3 चीज़ों को कॉम्बिनेशन करके आता है। इसमें होम रेमेडीज़ भी आप कह सकते हैं कि कुछ वो भी रहता है। और ये मैंने मेडिटेशन का आपको बता ही दिया है कि मेडिटेशन है जो हमारे ब्रेन, बॉडीज़ या स्टेट ऑफ बीइंग को, आप मान लीजिए कि मेडिटेशन एक हार्डवेयर है जिसे हम ठीक करते हैं, और फिर आप कोई भी सॉफ्टवेयर आ जाए तो अगर आपका हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग है तो आप उस सॉफ्टवेयर को उसको करप्ट नहीं कर सकता, और करप्ट करता है तो हार्डवेयर उसको इजीली क्लीन भी कर देता है।
तो यही मेडिटेशन का कमाल है। योगा मैंने आपको बताया एक पार्ट है नेचुरोपैथी का, और जो कि रहता है ये मेडिटेशन है। इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक तरह का मेंटल हाइजीन है, जो कि धीरे 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 हमारे माइंड को क्लीन करता रहता है, हाइजीन देता रहता है। आप मान लीजिए कि आप रोज नहा रहे हैं, तो आपने अपने माइंड को भी मेडिटेशन अगर सुबह शाम करते हैं, तो आप मान लीजिए आप सुबह शाम अपने दिमाग के अंदर जाकर उसे साबुन लगा के नहला रहे हैं, या आप कह लीजिए कि जिमिंग कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा देर के लिए करते हैं मेडिटेशन, तो आप उसको जिमिंग करते हैं। और बाकी सब हम कल के वेबिनार में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस उतना ही। सी यू ऑल सून नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वेबिनार में, जो कि चलते रहेंगे। आने वाले हर दिन में आपके पास कोई ना कोई नया चीज़ आती रहेगी, नई नई बीमारी के साथ, जो कि नेचुरोपैथी से रिलेटेड है, वो चलता रहेगा। थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल सून। हैव अ नाइस डे।